Hello students, today I am going to teach you the first chapter which are related to matter around us. Dear student, हम लोग पिछले वीडियो में बहुत सारे इवोपरेशन के काउजेज को जाने थे। आज हम देखेंगे जो कौन कौन से फैक्टर इवोपरेशन रेट को प्रभावित करते हैं। इसके वजह से तो एक्चुअली इसकी चर्चा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, लेकिन आज के इस वीडियो में बारी बारी से हम इसको सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे। ये 5 जो आपको फैक्टर्स नजर आ रहा है उसमें पहला है नेचर ऑफ लिक्विड्स। नेचर ऑफ लिक्विड्स से मतलब है जिस द्रव को हम इवोपरेट कराने के लिए जा रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है। अतः इसे हम कह सकते हैं द्रवों की प्रकृति, कौन सा नेचर है। स्वाभाविक सी बात है क्या हर तरह के सबस्टेंस का इवोपरेशन रेट एक ही तरह का होगा? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड्स। दूसरा हमारा जो फैक्टर है वो टेम्परेचर है, जिसका मतलब होता है तापमान। हम तापमान घटा बढ़ा करके भी इवोपरेशन के रेट को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। हमारा तीसरा जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया, जिसे हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। एरिया अगर ब्रॉडर है तब देखेंगे इवोपरेशन का रेट कैसा होता है। अगर एरिया नैरो है, संकीर्ण है, कंजस्टेड एरिया है, फिर उस तक वहां पर देखेंगे जो कैसे इवोपरेशन रेट प्रभावित होता है। हमारा नेक्स्ट जो टर्म है वो है ह्यूमिडिटी, जिसको हम कहते हैं आर्द्रता। और लास्ट जो हमारा फैक्टर है वो है स्पीड ऑफ एयर, जिसको कहते हैं वायु की गति। डियर स्टूडेंट, अब बारी बारी से हम इन पांचों फैक्टर्स, पांचों कंपोनेंट्स व्हिच इफेक्ट्स इवोपरेशन, इन सभी तथ्यों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं नेचर ऑफ लिक्विड्स पर। नेचर ऑफ लिक्विड्स के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, इसको डिटेल करेंगे। नेचर ऑफ लिक्विड्स। नेचर ऑफ लिक्विड्स। डियर स्टूडेंट, हम द्रवों की प्रकृति का पता लगाने के लिए कि किस प्रकार के द्रव में इवोपरेशन का रेट कम होता है और किस प्रकार के द्रव में इवोपरेशन का रेट ज्यादा होता है, इसको सबसे पहले कंपेराइज करेंगे। और इसके लिए हम 2 कप लेते हैं। एक में स्प्रिट डाल दिए और दूसरे में वाटर। डियर स्टूडेंट, हम देखेंगे कि एक कप जिसमें कि स्प्रिट लिए हैं, ये भी आपका द्रव ही है जिसको हम लिक्विड कहते हैं, और वाटर भी आपका द्रव ही है जिसको हम लिक्विड कहते हैं। ये दोनों के दोनों लिक्विड्स तो हैं, लेकिन क्या इनकी प्रकृति इवोपरेशन रेट को कम या ज्यादा कराने देती है? इस तथ्य को हमें समझना है। डियर स्टूडेंट, हम जब इन 2 प्याले या कप में स्प्रिट या वाटर को रखेंगे तो देखेंगे विद इन अ शॉर्ट व्हाइल, कुछ ही क्षणों में आपका ये स्प्रिट जो है हवा में क्या हो जाता है, इवोपरेट कर जाता है। लेकिन इसके बनिस्पत जब हम प्योर वाटर की चर्चा करेंगे, शुद्ध जल, तो स्वाभाविक बात है इसका मॉलिक्यूलर बाउंडेशन इसके बनिस्पत थोड़ा ज्यादा है, स्प्रिट के बनिस्पत। परिणाम ये होता है कि इसके मॉलिक्यूल को इवोपरेट होने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा एज ए कंपेयर टू स्प्रिट मॉलिक्यूल्स। इसके मॉलिक्यूल के बनिस्पत वाटर का मॉलिक्यूल जो है, जो कि लिक्विड स्टेट में है, ये ज्यादा समय लेगा इवोपरेट करने में। शायद 2-3-4 घंटे भी लग सकते हैं एक कप पानी को इवोपरेट होने में। वहीं स्प्रिट विद इन अ सेकेंड जो है हमारे हाथ से, हमारे प्याला से ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ये साबित करता है कि डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंशिएट इवोपरेशन रेट। कहने का मतलब अगर लिक्विड्स की प्रकृति अलग है तो फिर उसका इवोपरेशन रेट भी कैसा होगा, एक जैसा कि अलग थलग। तो हम कहेंगे
different liquids have the different evaporation rate. अलग अलग लिक्विड्स के इवोपरेशन रेट भी अलग अलग ही होते हैं। हम यहाँ पहला लिखेंगे जो आपका रिजल्ट आ रहा है, डिफरेंट liquids have the different evaporation rate। इसका मतलब हुआ अलग अलग प्रकार के हमारे पास में लिक्विड्स हैं, जिसमें हमने एक स्पिरिट का एग्जांपल लिया और एक वाटर का एग्जांपल लिया, और दोनों के नेचर पर हमारा इवोपरेशन रेट क्या करता है, डिपेंड करता है। हम एक ही जगह देख रहे हैं जो स्पिरिट कुछ ही क्षण में उड़ जाता है वायुमंडल में, वहीं वाटर को थोड़ा रिलीज होने में टाइम लगता है। सो डिफरेंट लिक्विड्स हैव द डिफरेंट इवोपरेशन रेट। अब रही बात, ये कौन से कारण है जिसके चलते स्पिरिट पहले वायुमंडल में विलीन हो जाता है और वाटर बाद में विलीन होता है। तो यहाँ एक चीज देखना है कि इनका मॉलिक्यूलर बाउंडेशन कैसा होता है। अगर मॉलिक्यूलर बाउंडेशन इंक्रीज कर रहा है तो फिर इवोपरेशन रेट डिक्रीज कर जाएगा। नहीं, मॉलिक्यूलर बाउंडेशन अगर वीक है तो फिर इवोपरेशन रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम इससे एक रिजल्ट निकालते हैं। With increasing the molecular attraction force amongst the particles, the rate of evaporation डिक्रीजेज। कहने का मतलब है अगर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल के बीच में इंक्रीज कर रहा, अब यहां दो देखे तो इसका वीक मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है और इसके बनिस्पत इसका स्ट्रांग है, स्ट्रांग मॉलिक्यूलर बाउंडेशन। और यहां हमारा रिजल्ट का रहा है विथ इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स अमंगस्ट द पार्टिकल्स द रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीजेज। तो अब यहाँ स्ट्रांग यहाँ है, वाटर के पास में है, और वीक मॉलिक्यूलर बाउंडेशन स्पिरिट के पास में है, तो स्वाभाविक बात है यहाँ इवोपरेशन रेट लेस कर जाएगा, लेस इवोपरेशन रेट। और यहां जो है हायर इवोपरेशन रेट, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर बाउंडेशन वीक है तो वहां हायर होगा इवोपरेशन रेट, और इसी के चलते स्पिरिट सबसे पहले उड़ जाता है वायुमंडल में। वहीं वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर बाउंडेशन या स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मौजूद होता है, परिणाम होता है कि यहाँ लेस इवोपरेशन रेट होता है और वाटर जो है बाद में रिलीज होकर के कहा जाता है, एटमॉस्फेयर में। मींस स्पिरिट के बनिस्पत वाटर को ज्यादा टाइम लगता है वायुमंडल में विलीन होने। ये हमारा पहला फैक्टर था, नेचर ऑफ लिक्विड्स। अब हम देखेंगे टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है इवोपरेशन रेट। अब देखेंगे हम टेम्परेचर, तापमान कैसे प्रभावित करता है इवोपरेशन रेट को। with increasing temperature amongst the
particles, the rate of evaporation also increases. हमारा ये फैक्टर कह रहा है जैसे ही हमारा तापमान बढ़ेगा तो हमारा इवोपरेशन रेट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं व्हेन द टेम्परेचर इज हाइयर, जब वातावरण का तापमान ज्यादा रहेगा तो इवोपरेशन रेट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। मतलब तापमान बढ़ने से इवोपरेशन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसा हम प्रायः गर्मी के मौसम में गांव घर में या कहीं भी देखते हैं, वाटर लेवल हमारा नीचे चला जाता है, नदी तालाब सब कुछ सूख जाते हैं। कपड़ा भी हम जो स्नान करने के बाद उसको धूप में देते हैं, तो अगर हाइयर टेम्परेचर रहता है तो इवोपरेशन का रेट ज्यादा होगा, और वो गीला कपड़ा जिसको आप ड्राई करने के लिए धूप में डालते हैं, उसका हर एक मॉलिक्यूल जो है सो वो क्या होता है, तेज तीव्र गति से इवोपरेट होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। यही कारण है कि नदी तालाब गर्मी के दिनों में क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। या फिर हमारा कपड़ा, गीला कपड़ा जो कि बरसात के मौसम में जल्दी सूख नहीं पाता है, लेकिन अगर वातावरण में टेम्परेचर हाइयर अप रहता है तो फिर उसका इवोपरेशन रेट ज्यादा होगा और वो कपड़ा आसानी से क्या हो जाता है, सूख जाता है। अब हम तीसरे फैक्टर सरफेस एरिया को देखेंगे। सरफेस एरिया, अगर किसी जगह का सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए तो फिर इवोपरेशन रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारा तीसरा फैक्टर्स है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जिसको हिंदी में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। क्या होता है जब सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए। किसी दिन हम एक मुड़ा हुआ गीला कपड़ा लेते हैं, वेट क्लॉथ, और वो मुड़ा हुआ है, रिंकल किया हुआ है, और एक जो है सो फैला दिए हैं कपड़ा को। यहां हमें कंपैरिजन करना है कि मुड़ा हुआ कपड़ा पहले सूखेगा कि फैला हुआ, जिसको हम कहीं टांग देते हैं सूखने के लिए, उसमें इवोपरेशन रेट ज्यादा होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं ये वेट क्लॉथ, यहां भी वेट क्लॉथ है, दोनों का दोनों भींगा ही हुआ है। ये भी वेट, दोनों वेट ही है। एक आपका रिंकल किया हुआ है, मुड़ा हुआ है, और एक जो है सो स्प्रेड, फैला हुआ है। स्वाभाविक बात है जो फैला हुआ आपका कपड़ा रहेगा वो पहले सूख जाएगा। किसके बनिस्पत, तो जो रिंकल या लपेटा हुआ है। हम एक लपेटे हुए तौलिया को जो है तो रख देंगे, वो नहीं सूख पाएगा, उससे दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। वहीं उस तौलिया को फैला करके कहीं धूप में डाल देंगे तो फिर वो जो है जल्दी सूख जाता है। ये साबित करता है when the surface area is larger, the evaporation rate increases। कहने का मतलब है सरफेस एरिया अगर बड़ा है तो वहां पर इवोपरेशन रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, और कोई भी काम लार्जर सरफेस एरिया पर इवोपरेशन का रेट ज्यादा शो करेगा। जैसे हमने एक प्याला चाय लिया, एक कप चाय है, इसमें चाय है, और एक डिश लिया, तस्तरी, ये तस्तरी है, यहां भी चाय ही है। हमें बताना है कि इसका ब्रॉडर सरफेस एरिया है या इसका ब्रॉडर। तो यहां हम देख रहे हैं कि तस्तरी की जो सरफेस एरिया है वो ब्रॉडर है, और ये जो है नैरो है।
इसका नैरो सरफेस एरिया, इसका ब्रॉडर सरफेस एरिया, और हमारा रिजल्ट कह रहा है व्हेन द सरफेस एरिया इज लार्जर द इवेपोरेशन रेट इंक्रीजेज। और यहाँ ये नैरो है तो इसकी चाय बाद में ठंडी होगी एज कंपेयर टू अ ब्रॉडर प्लेट। तस्तरी वाले चाय को हम पहले पी सकते हैं क्योंकि ये पहले इवोपरेट होकर के ठंडी हो जाती है, और कप वाली चाय बाद में ठंडी होती है, इसको ठंडा होने में थोड़ा समय लगता है। ये साबित करता है कि जैसे ही हम कोई गर्म पदार्थ है उसको संकीर्ण क्षेत्रों में रखेंगे तो वहां इवोपरेशन रेट लो हो जाएगा, वहीं जब उसका एरिया सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए तो इवोपरेशन रेट क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। इसलिए कप में चाय पीने के बनिस्पत एक प्लेट में चाय पीना बेटर होता है और हमारे जलने की संभावना नहीं रहती है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था जो कि सरफेस एरिया से रिलेटेड था। हम चौथा पॉइंट देखेंगे वो है ह्यूमिडिटी। सबसे पहले तो जानना है कि आर्द्रता किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी जिसे हम आर्द्रता कहते हैं, क्या कहते हैं? आर्द्रता। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in air is called humidity। हवा में या वायु में मौजूद वाष्प की मात्रा ही उसका क्या कहलाता है? ह्यूमिडिटी। और जब ये हवा में इसकी प्रधानता होगी तो ह्यूमिडिटी का रेट क्या, ह्यूमिडिटी की प्रधानता हो जाएगी तब इवोपरेशन रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब यहां रिजल्ट देना है। विथ इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी इन एयर the rate of evaporation takes place slower। कहने का मतलब है जब हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा नमी हो जाएगी, तब इवोपरेशन का रेट क्या हो जाता है? स्लोअर हो जाता है, अत्यंत धीमी हो जाती है। यहाँ कहने का मतलब है हम प्राय बरसात के मौसम में अपने आप को देखते होंगे, शायद बरसात के मौसम में हमारा गीला कपड़ा जल्दी सूखता नहीं है। यदि बरसात के मौसम में हमारे चेहरे पर पसीना आ जाती है तो वो पसीना शायद जल्दी सूख नहीं पाता है। उसका मेन कारण यही है कि उस दिन हवा में वाटर वेपर की प्रचंडता ज्यादा रहती है, प्राथमिकता ज्यादा रहती है, और जिस दिन हवा में वाटर वेपर का प्रेजेंटेशन ज्यादा रहेगा इवोपरेशन रेट जो है सो क्या हो जाएगा? स्लोअर हो जाएगा, अत्यंत कम हो जाती है। इसलिए बारिश के मौसम में हमारे शरीर का पसीना आसानी से सूख नहीं पाता है, या फिर किसी तरह का कपड़ा, गीला कपड़ा जो आसानी से बरसात के मौसम में नहीं सूख पाता है, वही टेम्परेचर या धूप रहने पर हमारा वो कपड़ा आसानी से क्या हो जाता है? सूख जाता है। सो विथ इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी इन एयर द रेट ऑफ इवोपरेशन टेक्स प्लेस स्लोअर। अब हम इसके लास्ट पॉइंट स्पीड ऑफ एयर को देखेंगे, जिसका मतलब होता है वायु की गति। स्पीड ऑफ एयर, वायु की गति कैसे इवोपरेशन रेट को प्रभावित करती है, अब इसको देखेंगे। विथ इंक्रीजिंग
the speed of air the evaporation rate also increases। कहने का मतलब है हवा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है इवोपरेशन रेट को कम या ज्यादा करने में। यदि किसी दिन हवा ज्यादा बह रही है, हवा का रफ्तार ज्यादा है, तो उस दिन हम देखते हैं कि इवोपरेशन रेट जो है सो स्वाभाविक रूप से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा हम प्रायः देखते हैं नदी तालाब में या कपड़ा सब जो सुखाते हैं, तो वहां पर जिस दिन हवा भी रहती, धूप रहे या ना रहे, हवा की गति थोड़ा तीव्र रहती है, उस दिन भी हमारा वेट क्लॉथ आसानी से क्या हो जाता है, सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस दिन हवा की गति तीव्र रहती है, और हवा की गति तीव्र रहती है तो वो वाटर वेपर के कण को, मान लीजिए ये स्पीड ऑफ एयर है, जब हवा की गति तीव्र रहेगी, हवा की गति तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं, क्या कहते हैं, वाटर वेपर, इसकी भी गति स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। और जब ये तेज होगी तो फिर इस वैकेंट जगह को भरने के लिए दूसरा कोल्ड मॉलिक्यूल आना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, कोल्ड मॉलिक्यूल्स। चूंकि ये भारी होता है और ये वाटर वेपर जो है सो लाइट पार्टिकल्स बन जाता है, हल्का कण ये बन जाता है। तो जो हल्का होता है वो ऊपर की ओर भागना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। मींस इसमें इवोपरेशन की रेट तीव्र हो जाती है, और फिर इस वैकेंट जगह को भरने के लिए सराउंडिंग से जो है सो कोल्ड पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स आना शुरू हो जाता है। फिर ये हवा के बहाव के साथ ऊपर की ओर जाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, और ये फिर वैकेंट स्पेस को भरने के लिए सराउंडिंग से कोल्ड मॉलिक्यूल्स आना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये एक प्रकार का चेन बन जाता है। जो भी वाटर वेपर है वो ड्रॉपलेट बन बन के ऊपर की ओर जाना शुरू कर देता है, और उसके साथ जो है उसकी जगह को भरने के लिए ये कोल्ड मॉलिक्यूल्स उसके आसपास के सराउंडिंग से आना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से इवोपरेशन की क्रिया यहाँ क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आज आपका ये पहला टॉपिक समाप्त हो रहा है। हम फिर दूसरे चैप्टर को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट होंगे। इसका सारा क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव्स आपको पीडीएफ के थ्रू डाला जा रहा है, उसको आप लिंक पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। आपको सारा क्वेश्चन आंसर अप टू डेट किया हुआ मिलेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।